यस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? रिवीजन लेक्चर को करते हैं कंटिन्यू। काफ़ी रिवीजन लेक्चर में डिले हो गया है। डिले होने का कारण है कि मेरी तबीयत थोड़ी सीरियसली ख़राब था, इसलिए मैं लेक्चर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। अभी आपको पता ही है, कोविड-19 का सीज़न चल रहा है, सेकेंड वेव। आप लोग भी प्रोटेक्टेड रहना। और फिलहाल मैं ठीक तो हो चुका हूँ, बट स्टिल बोलते टाइम मुझे थोड़ा खांसी आता है, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि बीच बीच में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अभी वीडियो काफ़ी डिले हो गया है और मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूँ, इसलिए मैंने क्लासेस रिकॉर्ड करने का फैसला सोचा है आज से। बल्कि मुझे अगर गले की बात करूँ तो थोड़ा दिन और रेस्ट लेनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा वो जो बीच में एक आध बार खांसी आएगा उसको एडजस्ट कर सकते हो। और हाँ, आप लोग भी एकदम सेफली रहो, सेफ से रहो, बीमारी से बचो। आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑन डिविडेंड डिसीजन। पुराने वाले बच्चों के लिए रिलेवेंट नहीं है, आईपीसी वाले बच्चों के लिए, बट सीए इंटर वाले बच्चों के लिए रिलेवेंट है। पहले ये डिविडेंड डिसीजन चैप्टर हुआ नहीं करता था, ठीक। आप लोगों को पढ़ाने के लिए अभी मैंने फिलहाल मुंह में लौंग रखा है। किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि लौंग रखने पे थोड़ी सी खांसी रुक जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में हो सकता है खांसी आ जाए, आप उसको समझना। चलो डिविडेंड डिसीजन में देखते हैं। देखो, प्रैक्टिकली ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज ऑन डिविडेंड पॉलिसी, ठीक। डिविडेंड वर्सेस बायबैक थ्योरी क्वेश्चन है, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी थ्योरी क्वेश्चन है, डिविडेंड पॉलिसी इन प्रैक्टिस थ्योरी क्वेश्चन है, और ये जो है रेसिड्यूअल, यहाँ से प्रैक्टिकल आ तो सकता है पर आज तक कभी आया नहीं है। और हम देखेंगे ये रियल लाइफ में बहुत काम आता है। राइट शेयर, बोनस शेयर, शेयर स्प्लिट, कि मार्केट में शेयर पे क्या फर्क पड़ता है, इन सब कारणों की वजह से ये सब चीज देखेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन भी मैंने डाला हुआ है, पर चांसेस कहाँ है क्वेश्चन का आने का, तो सर थ्योरीज ऑन डिविडेंड पॉलिसी से क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक। स्पेशली बोलूँ तो ये जो वॉल्टर मॉडल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस या पास्ट में आया हुआ भी यहीं से है, वॉल्टर मॉडल से, ठीक। चलो, डिविडेंड पॉलिसी होता क्या है? पॉलिसी रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि कितना एक कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस पॉलिसी को बोलते हैं डिविडेंड पॉलिसी। देखो, एक किसी भी फॉर्म का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, शेयर प्राइस को ग्रो करना। शेयर प्राइस ग्रो होगा तो वेल्थ कैसे निकलता है, कंपनी का वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगा, तो नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस। शेयर प्राइस अगर ग्रो होगा, शेयर नंबर ऑफ शेयर तो फिक्स है, तो ऑटोमेटिकली कंपनी का वेल्थ ग्रो होगा, शेयर होल्डर का वेल्थ ग्रो होगा। तो शेयर प्राइस को मैक्सिमाइज करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी फर्म का। डिविडेंड डिसीजन लेते टाइम भी हम यही डिसाइड करते हैं, इसी चीज को फोकस करते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस ज्यादा हो, ग्रो करे, ठीक। तो ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी क्या होगा? जो मैक्सिमाइज करे कंपनी का शेयर प्राइस, उसी को हम सबसे बढ़िया बेहतरीन डिविडेंड पॉलिसी बोलते हैं। चलो, यहाँ पे है कि जो भी डिविडेंड पॉलिसी है, तो क्या डिविडेंड देने से कंपनी के शेयर प्राइस पे फर्क पड़ता है? शेयर प्राइस घटता है कि बढ़ता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता? ये एक डिबेटेबल इश्यू है। कुछ लोग कहते हैं यस, डिविडेंड देने से कंपनी के शेयर प्राइस पे फर्क पड़ता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बहुत सारे थ्योरीज है, जैसे देखो, यस इट अफेक्ट द शेयर प्राइस। यहाँ पे एक ट्रेडिशनल पोजीशन पढ़ेंगे, उसने कहा है ट्रेडिशनल पोजीशन या ट्रेडिशनल मॉडल आप बोल सकते हो कि डिविडेंड देने से शेयर प्राइस ग्रो करता है। अब डिविडेंड दीजिए, जितना ज्यादा डिविडेंड देंगे उतना ही मार्केट प्राइस ज्यादा होगा। वैसे ही वॉल्टर गॉर्डन मॉडल पढ़ेंगे। और एक है एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच क्या कहता है, मोदीगिलानी एंड मिलर, कि डिविडेंड देने से कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी के शेयर प्राइस पे। तो यही सारे मॉडल पढ़ना है। यहाँ पे लिखा है वॉल्टर, गॉर्डन, ट्रेडिशनल एंड एमएम। एक नहीं लिखा है लिंटर मॉडल, अभी देखेंगे, वो भी मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। छोटा सा कंसेप्ट है लिंटर मॉडल का, पर मेनली ये जो चार मॉडल है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बारी बारी ये मॉडल पढ़ते हैं, यहीं से क्वेश्चन आना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक। पहला है ट्रेडिशनल पोजीशन।
या ट्रेडिशनल मॉडल। देखो ट्रेडिशनल मॉडल कहता है ना कि एक इन्वेस्टर क्यों पैसा लगाता है कंपनी के शेयर प्राइस में, डिविडेंड के लिए, रिटर्न के लिए। तो आप डिविडेंड दो, जो भी कमा रहे हैं मैं तो कहता हूँ सारा ही डिविडेंड दे दो। अर्निंग इक्वल टू डिविडेंड होना चाहिए, जितना कमाया उतना डिविडेंड दे दो। ये मॉडल एक प्रभाव पे बेस है कि अ बर्ड इन द हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, यानी कि हाथ में एक चिड़िया है वो ज्यादा बेहतर है कि नेक्स्ट में दो चिड़िया है वो ज्यादा बेहतर है। ऑब्वियसली जो आपके पास है वो ज्यादा बेहतर है ना। तो ये मॉडल अनुसार डिविडेंड सर्टेन है, आज मिल रहा है वो दे दो, और जो शेयर प्राइस है कि आप कहते हो कि डिविडेंड नहीं देते हैं शेयर प्राइस ग्रो करेगा, वो तो अनसर्टेन है। कैपिटल एप्रिसिएशन रिटेन अर्निंग पे डिपेंड करता है, पर रिटेन अर्निंग इन्वेस्ट करेंगे तभी तो शेयर प्राइस ग्रो करेगा। तो जो सर्टेन डिविडेंड है वो मिलनी चाहिए। तो ट्रेडिशनल मॉडल किस चीज पे फोकस करता है कि डिविडेंड बांटो, इसीलिए इसके हिसाब से ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी क्या है, 100% पे आउट, जितना कमाया सारा डिविडेंड दे दो। यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर, ये है ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी। और सबसे खराब डिविडेंड पॉलिसी क्या है, तो सर डी इजकल टू जीरो, डिविडेंड इजकल टू जीरो, कुछ डिविडेंड ना दो, तो इसके हिसाब से सबसे खराब डिविडेंड पॉलिसी वही है कि नहीं। हाईएस्ट शेयर प्राइस, जब डी इज इक्वल टू ई, डिविडेंड और अर्निंग सेम रहेगा, जितना कमाओगे उतना ही डिविडेंड दो दोगे, तो मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा होगा इस मॉडल के हिसाब से। जो भी इस मॉडल का प्राइसिंग इक्वेशन है कि कैसे मार्केट प्राइस निकलेगा, जब डी इज इक्वल टू ई करोगे ना तो सबसे ज्यादा शेयर प्राइस आएगा। दूसरा सॉरी कि डी इज इक्वल टू जी है, सॉरी डी इज इक्वल टू जीरो है कि डिविडेंड कुछ नहीं दे रहे हो, तो सबसे कम शेयर प्राइस आएगा इस मॉडल के अनुसार। और प्राइस निकालते कैसे है, तो ये रहा सर प्राइस का प्राइसिंग इक्वेशन, P इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में डी प्लस ई डिवाइड बाई 3। ये क्या है अर्निंग, ये क्या है डिविडेंड, ये क्या है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर आपके क्वेश्चन में दिया होगा, एक मल्टीप्लायर है और डिवाइड में 3 है, ऐसे प्राइस निकलता है। ठीक, देखो इस फॉर्मूले को ब्रेक करोगे अभी जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये अर्निंग यहाँ पे ब्रेक किया है मैंने। अर्निंग को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग, है कि नहीं, जो भी कमाया ताकि डिविडेंड दिया या रिटेन अर्निंग, इसको ब्रेक करोगे ये यहाँ आएगा इंटू हो जाएगा, डिवाइड में 3 आएगा। चलो m की एक वैल्यू पुट करते हैं, मान लेते हैं m इज इक्वल टू 15, तो ये क्रॉस इंटू मतलब काटने के बाद क्या बचेगा 15, m की वैल्यू अगर आप 15 मान लेते हो तो देखो ये 5 से कट जाएगा, 5 4 जा 20 और ये 15 5 जा, यानी कि 3 5 जा 15, m की वैल्यू अगर 15 पुट करते हो इस इक्वेशन में तो इतना आता है। इस मॉडल के अनुसार देखो d में कितना इंटू हो रहा है 20, r में रिटेन अर्निंग में कितना हो रहा है 5, 5 से 20 कितना गुना ज्यादा है 4 टाइम्स, यानी कि ये मॉडल कहता है डिविडेंड का 4 गुना ज्यादा इंपैक्ट होता है शेयर प्राइस पे एज कंपेयर टू रिटेन अर्निंग। तो पैसा रोक के मत रखिए, जो भी कमा रहे हैं डिविडेंड दीजिए शेयर होल्डर को। ठीक, मॉडल का मतलब समझ में आया क्या कहना चाहता है। ठीक, आपको मेन इंपोर्टेंट क्या ध्यान देना है कि ये हर एक मॉडल कहता क्या है, उसके अनुसार क्या है ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी, और दूसरा प्राइसिंग इक्वेशन। ठीक, प्राइसिंग इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। चलो क्वेश्चन देखें। आ जाओ यहाँ पे, ट्रेडिशनल मॉडल का क्वेश्चन है। इसी मॉडल को देखो ग्राहम एंड डॉड मॉडल भी बोलते हैं। अर्निंग पर शेयर ऑफ अ कंपनी इज दिस मच, अर्निंग कितना है सर 30, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 60%, तो डिविडेंड कितना है 60% अर्निंग का पे आउट है, 6 3 जा 18 रुपीज, एम का वैल्यू मल्टीप्लायर दिया हुआ है 2 रुपीज। डिटरमाइन प्राइस पर शेयर, बताइए प्राइस का फॉर्मूला क्या था, एम डी प्लस ई डिवाइड में 3, वैल्यू पुट कर दो, एम 2 है, डी कितना है सर 18, ई कितना है 30 डिवाइड बाई 3, वैसे ये 10 28 इंटू 2 56, यही है 56 यहाँ पे। सिंपल कंसेप्ट है, वो क्या कहता है हर एक मॉडल, उसके अनुसार ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी और सबसे खराब डिविडेंड पॉलिसी क्या है ये याद रखो। तीसरा उस मॉडल के अनुसार प्राइस कैसे निकाल जाता है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, डिविडेंड पे आउट इज 40%, ठीक है। द कंपनी फॉलो ट्रेडिशनल अप्रोच
टू डिविडेंड पॉलिसी विथ अ मल्टीप्लायर 9, एम का वैल्यू दिया है 9, फाइंड पी रेशियो। पता है पी रेशियो कैसे निकलता है? रेशियो चैप्टर का रिवीजन लेक्चर डाल दिया हूँ, मत बोलना कि पता नहीं है। मार्केट प्राइस, जिसको प्राइस भी बोल सकते हैं, डिवाइड बाई ईपीएस या अर्निंग बोल दो, है ना। पी रेशियो ऐसे निकलता है, प्राइस डिवाइड बाई ईपीएस। चलो यहाँ पे दिया हुआ है, इस मॉडल के अनुसार आप लिखोगे P इज इक्वल टू एम डी प्लस ई डिवाइड बाई 3, है कि नहीं। P इज इक्वल टू, देखो इसमें कोशिश करो पी रेशियो के लिए प्राइस और अर्निंग चाहिए ना, सब चीज को प्राइस और अर्निंग के हिसाब से ब्रेक करने का। ये P रहने दो, M का वैल्यू दिया है 9 और डिविडेंड को भी अर्निंग में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे रिलेशन दिया है पे आउट कितना है, तब ऑटोमेटिक इक्वेशन सोल्व करोगे तो प्राइस अर्निंग का रेशियो निकल जाएगा। डिविडेंड कितना है, पे आउट इज 40%, तो सर अर्निंग का 40% डिविडेंड है, प्लस अर्निंग डिवाइड बाई 3, इसको सोल्व करो जरा। P इज इक्वल टू 9, ये इधर इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 3, 1.2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2.2 ई डिवाइड बाई 3। ये काट दोगे इधर से 3 जा, तो क्या आएगा, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। और P इज इक्वल टू सर 6.6 ई को इधर ले आओ, तो P डिवाइड बाई ई इज इक्वल टू 6.6। क्या यही है P रेशियो? P रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस डिवाइड बाई अर्निंग, प्राइस डिवाइड बाई अर्निंग इज इक्वल टू 6.6, 6.6। P रेशियो टाइम्स में होता है, इसीलिए आंसर टाइम्स में लिखा है कि 6.6 टाइम्स, ठीक है। ट्रेडिशनल मॉडल मैंने वैसे यहाँ पे भी ट्रेडिशनल मॉडल का एक क्वेश्चन डाला है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। चलो, एक्स लिमिटेड पे डिविडेंड दिस मच, सर डी दिया हुआ है 6, विच रिप्रेजेंट 60% पे आउट, तो अर्निंग कितना होगा, अगर 60% पे आउट है तो सर अर्निंग होगा, अगर ये डिविडेंड 60% है तो 100% कितना, दैट इक्वल टू, बताओ 10। डिविडेंड एल्ड, पता है डिविडेंड एल्ड कैसे निकलता है, डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100, रेशियो चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, तो इससे प्राइस निकल जाएगा। प्राइस कितना निकलेगा, 6 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 करोगे तो आ जाएगा 60 रुपीज, ठीक है। चलो टी का भी वैल्यू पता है, ई का भी, पी का भी, मल्टीप्लायर निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा सर। प्राइस, ये फॉर्मूला लगा देंगे, सबकी वैल्यू पता है, प्राइस पता है कितना 60, एम निकालने हैं, डी 6, ई 10 डिवाइड बाई 3 निकाल लो। चलो यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट वुड बी बीन द शेयर प्राइस इफ फर्म फॉलो ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी एज पर द ट्रेडिशनल पोजीशन। बताओ ट्रेडिशनल पोजीशन ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी क्या बोलता है, ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी किसको बोलता है, 100% पे आउट रेशियो, दैट इज डी इज इक्वल टू ई विच इक्वल टू 10, यानी कि डी को जितना कमाई हो रही है अर्निंग पर शेयर उतना ही डिविडेंड पर शेयर दोगे तो ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी आएगी। तो प्राइस बताइए इस पे, तो पी इज इक्वल टू एम, करेक्ट। एम की वैल्यू अभी 1 नंबर में निकाले थे ना 6.43, डिविडेंड कितना लेना है तो अर्निंग के बराबर, ईपीएस और डीपीएस बराबर है 10 प्लस 10 डिवाइड बाई 3, सोल्व कर लो। वैसे यहाँ पे किया हुआ है 85.7, यही है हाईएस्ट प्राइस। बताओ अगर इसमें पूछता कि व्हाट विल बी द लोवेस्ट शेयर प्राइस एज पर ट्रेडिशनल पोजीशन, तो लोवेस्ट शेयर प्राइस मैंने कब बोला था, कब आएगा, ट्रेडिशनल पोजीशन बोलता है सबसे लोवेस्ट शेयर प्राइस आएगा जब डी का वैल्यू 0 रखोगे। तो इसी में क्या करते, यहाँ पे आप 0 रख देते, ये 10 ही होता, ऑटोमेटिक निकालते तो शेयर प्राइस कम आता, कितना आता बताओ जरा, 10 डिवाइड बाई 3 इंटू 6.43, तब पता है 21.43 रुपीज आता शेयर प्राइस। और पूछता कम, व्हाट विल बी द लोवेस्ट शेयर प्राइस एज पर ट्रेडिशनल पोजीशन। इसी चीज को एग्जांपल नंबर 2 में मैंने दिया हुआ है। बताओ कि एक तो मल्टीप्लायर निकालना है, एम की वैल्यू निकाल लोगे, पी इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में डी प्लस ई डिवाइड बाई 3। दूसरा पूछा है रेंज ऑफ शेयर, ये हाईएस्ट शेयर और लोवेस्ट शेयर प्राइस कैसे निकलेगा, तो सर हाईएस्ट शेयर प्राइस निकालने के लिए डी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू कितना, इसमें ईपीएस कितना है, ईपीएस 400 है, ठीक है।
और लोवेस्ट शेयर प्राइस कैसे निकलेगा, तो लोवेस्ट शेयर प्राइस डी का वैल्यू 0 रख के निकलेगा। डिविडेंड कुछ मत दो तो लोवेस्ट शेयर प्राइस, ये दोनों रख के प्राइस निकाल लेना। यहाँ पे लिखा है लोवेस्ट शेयर प्राइस तब निकलेगा जब डिविडेंड 0 रखेंगे इस फॉर्मूले में। फॉर्मूला वही है, m इज इक्वल टू डी प्लस ई डिवाइड बाई 3। दूसरा, हाईएस्ट शेयर प्राइस कैसे निकलेगा, जब d इज इक्वल टू ई, जितना कमाओगे वो पूरा डिविडेंड बांट दो, तो क्या आएगा m d अर्निंग के बराबर, दैट इज 400 प्लस अर्निंग तो 400 है ही, डिवाइड बाई 3। और देखो हाईएस्ट शेयर प्राइस कितना आया 1456, लोएस्ट शेयर प्राइस 364। समझ में आया? सिंपल मॉडल है। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया है मैंने, एग्जाम्पल में देख लेना। ये क्या दिया है, प्रेजेंटली ट्रेडिंग, ये प्राइस दिया हुआ है सर, पी का वैल्यू दिया है, एल्ड 20%, डिविडेंड एल्ड, डिविडेंड एल्ड 20 एंड अर्निंग एल्ड इज 50%। बताओ अर्निंग एल्ड का मतलब अर्निंग ईपीएस डिवाइड बाई प्राइस, यानी कि प्राइस का कितना परसेंट अर्निंग है, 50% बोल रहा है ना, तो 800 का 50% कितना होगा सर, ये होगा 400, वही तो है अर्निंग। वैसे डिविडेंड एल्ड दिया हुआ है तो डिविडेंड कितना निकलेगा, इतना। पर हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था पहले तो ये फिगर रख के बताइए मल्टीप्लायर, दूसरे में रेंज पूछा था। रेंज का मतलब हाईएस्ट एंड लोवेस्ट शेयर प्राइस। हाईएस्ट शेयर प्राइस तब होता है जब अर्निंग के बराबर डिविडेंड ले लो, लोवेस्ट शेयर प्राइस तब होता है जब डिविडेंड इक्वल टू 0 ले लो, ट्रेडिशनल पोजीशन के अनुसार। समझ में आया? आसान है। अच्छा आ जाओ आ जाओ। दूसरा वॉल्टर मॉडल, देखो वॉल्टर मॉडल कहता है ना कि डिविडेंड देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इस पे डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर जिसको आप डिविडेंड दे रहे हो वो आगे कितना कमा सकता है उस पैसे से, और नहीं देते तो आप कितना कमा सकते थे उस पैसे से। अरे अगर कंपनी ज्यादा कमा रही है तो डिविडेंड मत दो ना, उसको री इन्वेस्ट कर दो। बाद में री इन्वेस्ट करके जो भी कमाओगे कंपनी की वेल्थ बढ़ेगी, इन्वेस्टर का ऑटोमेटिक फायदा होगा, शेयर प्राइस बढ़ेगा, है कि नहीं? तो अगर कंपनी ज्यादा कमा रही है तो डिविडेंड मत दो। अब कंपनी से ज्यादा इन्वेस्टर कमा रहा है, कि मान लो कंपनी 10% कमा रही है और इन्वेस्टर कहीं और कमाता तो 20% कमाता, तो डिविडेंड दे दो, वो कहीं और लगाएगा, कहीं और कमाएगा, है कि नहीं? तो इस लॉजिक पे बेस्ड है कि डिविडेंड देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, डिपेंड करता है कि कंपनी अपनी न्यू इन्वेस्टमेंट में कितना कमा सकती है और इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि वो कहीं और एक्सपेक्टेड जो उसका रेट ऑफ रिटर्न है कहीं और लगाता तो कितना कमाता है। एजम्पशन में है, पहला एजम्पशन, रिटेन अर्निंग इज ओनली वन सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी कि कंपनी के पास सिर्फ एक रिटेन अर्निंग ही सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तभी तो ये डिविडेंड की बात सोच रहे हैं कि रिटेन अर्निंग करके लगाए या ना लगाए। नया शेयर से पैसा उठा सकते हैं तो कंपनी नया शेयर से पैसे उठा के या डेट से पैसे उठा के लगा सकता है ना, और डिविडेंड दे भी सकता है। सिर्फ रिटेन अर्निंग सोर्स है तभी तो ये लॉजिक बैठेगा। दूसरा देखो, द रिटर्न दैट कैन बी अर्न अ न्यू इन्वेस्टमेंट, इसी को मैं बोल रहा हूँ कंपनी कितना कमा सकता है अपने नए इन्वेस्टर को। इसको आप आईआरआर भी बोल सकते हो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, की कंपनी अपने प्रोजेक्ट पे कितना कमा सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बोलो, या फिर इसको रिटर्न अर्न ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट करके दिया होगा, किसी भी नाम से दे सकता है। इसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल आर से, ठीक है, बस डिनोट कर रहे हैं स्मॉल आर से। जो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है कि वो कहीं और लगाता तो कितना कमाता, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर का है, उसको हम इस आर ई से डिनोट करते हैं, या फिर के ई से भी डिनोट कर सकते हैं, जिसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं। केसी भी लिख सकते हो आप, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, या फिर कैपिटलाइजेशन रेट बोले, तो कंफ्यूज नहीं होना। कंपनी जो कमा रही है, कंपनी जो कमाती है अपने न्यू इन्वेस्टमेंट को, उसको आर स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, और जो शेयर होल्डर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसको हम आर ई से डिनोट करेंगे। ये आर ई को के ई या फिर केसी बोल के भी दे सकता है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट या कैपिटलाइजेशन रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट, इसको किस नाम से दे सकता है, तो आईआरआर के नाम से भी दे सकता है। मैं यही बोल रहा हूँ, आईआरआर के नाम से, रिटर्न ऑन इक्विटी के नाम से भी दे सकता है, या फिर ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है कि रिटर्न ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट। आप कंफ्यूज मत होना। अब देखो मुद्दे की बात, समझ गए? आर इज ग्रेटर देन आर ई, यानी कि कंपनी ज्यादा कमा रही है शेयर होल्डर के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, तो कंपनी ज्यादा कमा रही है तो डिविडेंड मत दो, कंपनी इन्वेस्ट करेगी, कंपनी के पास पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट है, इन्वेस्ट करके कमा के लाएगी, अल्टीमेटली शेयर होल्डर का ही फायदा होना है,
तब डिविडेंड पॉलिसी क्या होना चाहिए, पे आउट रेशियो 0, डिविडेंड मत दो, आप खुद ही इन्वेस्ट करो। आर इज लेस देन आर ई, ये क्या है, कंपनी का कमाने का रेट ना, और ये क्या है, इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अरे कंपनी अगर अपने न्यू इन्वेस्टमेंट पे कम कमा रही है तो कंपनी को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर को पैसा दे देना चाहिए, शेयर होल्डर को पैसा दे देना चाहिए, वो अपना डिविडेंड के रूप में वो कहीं और इन्वेस्ट करके कमा लेंगे। ठीक, एक है आर इज इक्वल टू आर ई, आर इज इक्वल टू आर ई मतलब दोनों के लिए रेट सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर डिविडेंड दो या ना दो शेयर प्राइस पे। ठीक, तो ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी समझ में आया आपको, अगर आर आर ई से ज्यादा हो तो 0% देंगे, आर इज लेस देन आर ई तो पूरा 100% डिविडेंड दे दो, जितना कमा रहे हो, अर्निंग इज इक्वल टू डिविडेंड, और आर इज इक्वल टू आर ई कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी डिविडेंड दो। इस वोल्टर मॉडल के अनुसार प्राइस कैसे निकलता है, शेयर प्राइस, तो इसका प्राइसिंग इक्वेशन ये है, P इज इक्वल टू डी मतलब डिविडेंड पर शेयर प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड यानी कि रिटेन अर्निंग डिवाइड बाई आर ई होल अपन आर ई। ठीक, ये आर क्या है, कंपनी का नए इन्वेस्टमेंट में कमाने का रेट, आर ई क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर, इसको के ई भी लिख सकते हैं, केसी भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं के ई करके लिखा होता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना आप आर ई लिख देना, के ई भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मैं सारे टर्म्स या सारे नाम बता दिया कि आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो। देखो कई बार आर ई दिया नहीं होता है, तो आर ई का एक और तरीका है निकालने का, आर इज इक्वल टू 1/PE रेशियो। ठीक है, आर इज इक्वल टू 1/PE रेशियो, दो केसेस में ये इक्वेशन ट्रू होल्ड करता है, यानी कि दो ही केस में आर इज इक्वल टू 1/PE रेशियो होता है। एक तो नो ग्रोथ फॉर्म, ये फॉर्म में ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ नहीं है तो जितना कमाएगा उतना ही डिविडेंड दे देगा, रिटेन अर्निंग नहीं है तभी तो ग्रोथ नहीं है, तो ये तब भी आ जाएगा, यहाँ मैंने लिखा है। उस केस में P इज इक्वल टू EPS बाई आर ई होता है, आर ई इधर ले जाओ और P नीचे ले आओ। देखो यहाँ ये क्या मैंने लिखा है, इसको ब्रेक करोगे तो ये यहाँ ले आओगे तो क्या हो जाएगा, P डिवाइड बाई EPS इज इक्वल टू 1/RE। ये क्या है, यही तो है सर PE रेशियो वैसे ही सेकेंड कौन से केस में ये चीज होल्ड करता है गुड, कि आर इज इक्वल टू 1/PE रेशियो, तो जब आर और आर ई किसी कंपनी में सेम है, यानी कि कंपनी का न्यू इन्वेस्टमेंट का कमाने का रेट और इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सेम है, तब भी ये आ जाएगा। आपको एक्सप्लेनेशन अगर देखना हो तो यहाँ से देख सकते हो, पर सिंपली आपके लेवल तक इतना याद रखो कि आर ई निकाला जा सकता है 1/PE रेशियो करके। ठीक है, चलो आज आपको क्वेश्चन पे आते हैं। वोल्टर मॉडल का इंपॉर्टेंट है, वोल्टर मॉडल यहीं से क्वेश्चन आता है बार 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 बार। चलो जरा देखो, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, हमें पहले निकालना क्या है सर, डिविडेंड पे आउट बताइए इफ शेयर प्राइस इज दिस मच। अरे डिविडेंड जब पता होगा तो पे आउट भी पता चल जाएगा ना, है कि नहीं, कि अर्निंग का कितना % डिविडेंड देते हैं, उसके लिए तो डिविडेंड पता होना जरूरी है। क्या वो जो वोल्टर मॉडल का फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस क्या ये जो वोल्टर मॉडल के फॉर्मूला है, क्या ये जो वोल्टर मॉडल का फॉर्मूला है, हाँ वापस आ जाओ, क्या ये जो वोल्टर मॉडल का फॉर्मूला है, इसमें अगर सब चीज दिया हो, प्राइस भी दिया हो, आर ई भी दिया हो, आर भी दिया हो, अर्निंग भी दिया हो, तो डिविडेंड नहीं निकल सकता, निकल सकता है। देखो चलो, ये क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कंपनी कितना कमाती है, इसको हम स्मॉल आर बोलते हैं ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटलाइजेशन रेट बोल सकता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर बोल सकता है, रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर, आर ई मैंने पढ़ाया था इसको। ठीक है, आर और आर ई तो पता चल गया प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है सर 40 दिया हुआ है प्राइस, डिविडेंड पता नहीं, अर्निंग अभी देखते हैं। आर हमको पता है 0.25, आर ई भी पता है 0.15, होल डिवाइड बाई आर ई पता है 0.15। चलो अर्निंग देखते हैं, नेट प्रॉफिट इतना है, अर्निंग मतलब अर्निंग पर शेयर फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, नेट प्रॉफिट इतना है, प्रीफरेंस शेयर 13% है 2 लाख का, तो 2 लाख का देखो 200 लाख का
इंटू 13% करोगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा, घटा दोगे तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा, डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ शेयर से तो ईपीएस आ जाएगा। यही यहाँ किया है, नेट प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड घटा दिया, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और नंबर ऑफ शेयर कितना है सर 6 लाख, डिवाइड कर दिया 4 रुपीज अर्निंग पर शेयर आ गया। यहाँ डाल दो 4 माइनस डिविडेंड। अभी इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं और निकालते हैं डिविडेंड की वैल्यू। ये इधर इंटू करोगे तो कितना आएगा 40 इंटू 0.15 6 इज इक्वल टू डी प्लस, इसको डिवाइड करो 0.25 डिवाइड बाई 0.15 1.16 आया। तो हम इंटू करेंगे तो 6.67 माइनस 1.67 डी आएगा, और इक्वेशन को सोल्व करो 0.67 डी इज इक्वल टू 0.67 और डी इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक, डिविडेंड 1 रुपया। अब बताओ, हमसे पूछा क्या था, पे आउट। डिविडेंड अगर 1 रुपया है और अर्निंग 4 रुपीज है तो पे आउट कैसे निकलेगा, कितना डिविडेंड दिया, तो पे आउट निकलेगा सर डिविडेंड डिवाइड बाय अर्निंग इनटू 100 दैट इज 25%। क्या यही है 25%? यस, कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको बस याद होना चाहिए जो भी हमने पढ़ा है। चलो देखो, अर्निंग ऑफ सॉरी, अर्निंग ऑफ कंपनी दिया हुआ है, डिविडेंड पेड दिया है, नंबर ऑफ शेयर दिया है। देखो अर्निंग को नंबर ऑफ शेयर से कर दोगे डिवाइड तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा, दैट इज 10 लाख डिवाइड बाई 2 लाख कितना आएगा 5। डिविडेंड, टोटल डिविडेंड को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे तो डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। पी रेशियो दिया है, और ये क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन, सॉरी रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कंपनी कितना कमाती है जिसको मैं बोल रहा था, आर है, स्मॉल आर। ठीक, चलो पी रेशियो दिया है, आपको याद है आर ई निकालने का मैंने बोला था 1/पी रेशियो, आर ई का फॉर्मूला। तो सर आर ई निकल सकता है ना 1/पी रेशियो, 1/10, 10% निकल गया आर ई। क्या पूछा है, करेंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। इधर देखो पी रेशियो कैसे निकलता है, पी रेशियो निकलता है प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग इनटू 100। एक सेकेंड, पी रेशियो निकलता है प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग करके, है ना। अरे मैंने फिर वही लिख दिया, पी रेशियो निकलता है, पी रेशियो प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग करके, है कि नहीं। पी रेशियो 10 दिया है, प्राइस हमें निकालना है, अर्निंग कितना है, तो सर अर्निंग 5 रुपीज है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो प्राइस कितना आएगा 50 रुपीज, यही है शेयर प्राइस। पी रेशियो से शेयर प्राइस निकल जाएगा, हाँ सर यही है शेयर प्राइस, तो प्राइस तो 50 रुपीज आ गया। ठीक, पहला आप ऐसे निकाल लोगे, मैं रफली बना रहा हूँ, आपको फेयरली कर रहे हैं, मेरा पर्पस है देखो पढ़ाने की, रिवीजन लेक्चर के साथ साथ कुछ क्वेश्चन ब्रेक करके आपको समझाऊं कि आप जो पढ़ रहे हो वैसे ही क्वेश्चन आते हैं कि नहीं। ये कोई रेगुलर लेक्चर तो है नहीं कि मैं बैठ के सोल्व करूँ, फिर बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। दूसरा है कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट किसको बोलते हैं, तो सर वो जो आप आर ई बोल रहे थे ना उसी को कैपिटलाइजेशन रेट भी आप बोल रहे थे। ये कैसे निकलेगा सर, 1/पी रेशियो, 1 डिवाइड बाई 10। अब ये तो परसेंटेज में होता है तो इंटू 100% कर दो सर, तो ये 10% आ गया। सेकेंड का आंसर 10%, यही मैंने यहाँ समझाया था। थर्ड, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट। चलो वॉल्टर मॉडल का क्वेश्चन है, आर और आर ई दिया हुआ है, समझ में आ जानी चाहिए, वॉल्टर मॉडल का क्वेश्चन है। वॉल्टर मॉडल में क्या बोलता है, अगर आर ई 10% है और आर 20% है, आर ज्यादा है आर ई से, तो पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, एक बार देख लें, आपको समझा दूं। अगर आर ज्यादा है आर ई से तो पे आउट रेशियो क्या होनी चाहिए, सर आर ज्यादा है आर ई से, कंपनी जो ज्यादा कमा रही है, कंपनी नए इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा कमा सकती है शेयर होल्डर से, तो क्या होना चाहिए पे आउट, कुछ पे आउट नहीं होनी चाहिए, 0% पे आउट, नील डिविडेंड। कंपनी इन्वेस्ट करेगी ना उस पैसे को, ज्यादा कमा रही है तो थर्ड का क्या लिखोगे, डिविडेंड पे आउट क्या होना चाहिए, पे आउट 0% होना चाहिए, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू 0। देखो पहले में शेयर प्राइस 50, दूसरे में कैपिटलाइजेशन रेट 10, थर्ड में डिविडेंड पे आउट, इन दिस पे आउट क्या होना चाहिए, नील या 0। ठीक है, देखो आपको अगर कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन समझना है ना, तो आप कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट को समझो, अगर कॉन्सेप्ट को समझ गए, क्वेश्चन इज जस्ट बाई प्रोडक्ट,
फट 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 समझ में आ जाएगा, बना लोगे। व्हाट शुड बी द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट। पता वॉल्टर मॉडल क्या बोलता था ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट कब होगा? तो वॉल्टर मॉडल बोलता था सर अगर आर ज्यादा है आर ई से, हमारे केस में तो आर ज्यादा है ना, ये 20 है, आर ई कितना है 10, ज्यादा है आर ई से, तो डी इज इक्वल टू 0 लेना है, डिविडेंड नहीं देना है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 होनी चाहिए। तो डी इज इक्वल टू 0 लीजिए और शेयर प्राइस निकाल दीजिए, यहीं पे बना दो। अर्निंग 5 था और नॉर्मल डिविडेंड हम 3 दे रहे थे। अब देखो डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर डिवाइड बाई आर ई होल अपन आर ई। ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी, ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी डी इज इक्वल टू 0 लेना है ना, डी इज इक्वल टू 0 प्लस अर्निंग 5 माइनस 0 इंटू आर ई 0.2 डिवाइड बाई आर ई 0.1 होल डिवाइड बाई 0.1। ठीक, ₹100 आएगा। ठीक है, 100 रुपीज। आपको बस वॉल्टर मॉडल समझना है कि वॉल्टर मॉडल क्या बोला था कि अगर आर ज्यादा है आर ई से तो डिविडेंड 0 लेना है, ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी 0 लेना है, और शेयर प्राइस निकाल दोगे तो दैट विल बी द शेयर प्राइस एट ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी। ठीक, चलो एक तीसरा मॉडल देखते हैं। तीसरा मॉडल है गॉर्डन मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी बोल सकते हो, डीडीएम, गॉर्डन मॉडल। एजम्पशन सेम वॉल्टर मॉडल जैसा ही है, बट प्राइसिंग इक्वेशन क्या है, जो कंक्लूजन है एजम्पशन का वो वॉल्टर मॉडल जैसा है। प्राइसिंग इक्वेशन क्या है इसका, तो P0 कैसे प्राइस निकलेगा, D1 अपन आर ई माइनस जी। आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस मॉडल का क्वेश्चन है? अरे मल्टीप्लायर देगा तो ट्रेडिशनल, आर आर ई का दोनों का वैल्यू देगा तो वॉल्टर मॉडल, इसमें इसमें आर ई दिया होगा, रेट के लिए कुछ देगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। वैसे तो क्वेश्चन बोल के बोलेगा कि वॉल्टर मॉडल के अनुसार निकालो, नहीं तो सबका अलग अलग वेराइटी है। अभी दो आप देखे, दोनों का अलग क्वेश्चन था कि नहीं चलो देखो, अब कुछ चीज ध्यान देना है इस फॉर्मूले में। आर ई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर, इसको कैपिटलाइजेशन रेट, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो भी नाम से बोले, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये दिया होगा क्वेश्चन में। D1 ये क्वेश्चन में कई बार नहीं देता है, इसको निकालने का कितने तरीके हैं, तो सर एक तो हमने सीखा था D0 1 प्लस जी, ऐसे भी D1 आता है अगर D1 निकालना हो तो। एक तरीका है सर E1 ले लो एक्सपेक्टेड अर्निंग और उसमें डिविडेंड पे आउट रेशियो इनटू कर दो तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड आ जाएगा, है कि नहीं। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो देखो, फाइनेंस में ना रिटेंशन रेशियो कितना रिटेंड कर लिया उसको ना बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक अजम्पशन है बस, आप किसी भी चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर पे आउट निकालना हो तो 1 माइनस बी, यानी कि ये अगर रिटेंशन रेशियो 40% है तो पे आउट रेशियो कितना होगा 60%, है कि नहीं। तो ये 0.4 है तो 1 माइनस 0.4 0.6, 60%। तो पे आउट रेशियो कैसे निकलेगा, 1 माइनस बी, 1 माइनस रिटेंशन रेशियो इज इक्वल टू पे आउट रेशियो। तो 1 माइनस बी कर दूंगा, ये क्या है पे आउट रेशियो, कैसे निकला, तो 1 में से रिटेंशन रेशियो घटा के, चलो ये यही लिखा है। अब एक और चीज, ग्रोथ रेट कभी कभी नहीं देता है। देखो किसी भी कंपनी का ग्रोथ कैसे पता चलेगा, देखो कंपनी कितना कमाती है अपने न्यू इन्वेस्टमेंट से। दूसरी चीज, पिछले साल कितना कंपनी ने रिटेन अर्निंग रखा था, वही तो रिटेन अर्निंग इस साल कंपनी इन्वेस्ट करेगी, और जो भी इन्वेस्ट करेगी उससे ग्रोथ क्रिएट होगा। तो ग्रोथ निकलता कैसे है, तो रिटेन अर्निंग, अभी हमने देखा ना रिटेन अर्निंग को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू कंपनी जो कमाती है न्यू इन्वेस्टमेंट में उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, स्मॉल आर। तो बी इंटू आर से ग्रोथ निकलता है। ठीक है, ग्रोथ कैसे निकलता है, इस साल का आर कितना है, पिछले साल का रिटेन अर्निंग कितना है, उस रिटेन अर्निंग के इस साल के आर के रेट से कमाएंगे, इस साल का ग्रोथ निकलेगा, है कि नहीं। तो जिस भी साल का ग्रोथ निकालना हो ना, पिछले साल की रिटेन अर्निंग लिया जाता है। पहले पॉइंट में यही लिखा है कि भैया 6th ईयर का ग्रोथ किसी को निकालना हो ना तो 5th ईयर का रिटेन अर्निंग लेगा, है ना, पिछले साल की रिटेन अर्निंग को ही तो इस साल इन्वेस्ट करेंगे। मैं ये लॉजिक के लिए बस लिख रखा हूँ नोट्स, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं, पर आपको समझ में आनी चाहिए।
दूसरा, इस फॉर्मूले में जो ये जी है, दो जगह जी है ना, एक तो इसके लिए जी यूज होता है D0+1+G, एक इसके लिए। देखो ये जो जी है ना वो नेक्स्ट ईयर का ग्रोथ रेट है, पर यहाँ जो जी यूज होता है ना ये सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, नेक्स्ट ईयर प्लस अगले उससे अगले अगले साल कितना ग्रोथ रेट होगा वो जी यूज होता है। तो ये दोनों जी सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, आपके क्वेश्चन में सेम ही रहता है, बस एक ग्रोथ रेट देता है, ऊपर भी वही ले लो नीचे भी वही ले लो, मान के चलो कि दोनों सस्टेनेबल ग्रोथ रेट है, सेकेंड ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर सेमी ग्रोथ रेट है, ठीक। और ये दोनों आप फिलहाल ध्यान मत दो, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसका कोई संबंध नहीं है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे पढ़ भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? जरा देखें गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला, ये बस प्राइसिंग इक्वेशन याद रखो, निकलता कैसे है प्राइस, और कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कोविड वैसे बीमारी काफी खतरनाक है। चलो जरा देखो यहाँ पे, वैसे तो तीन केस में पूछा है, 50%, 25%, 50%, 100%, हम एक कर लेते हैं, दूसरा तीसरा तो आप खुद ही कर लोगे। क्या लिखा है यहाँ पे, कैलकुलेट प्राइस एज पर गॉर्डन मॉडल। सर प्राइस का फॉर्मूला क्या है? सर प्राइस का फॉर्मूला है गॉर्डन मॉडल के अनुसार D1 डिवाइड बाई RE माइनस जी, यही हमने पढ़ा है अभी तक। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसको क्या बोलते हैं? आर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसको क्या बोलता है? सर RE। तो सर इस फॉर्मूले में ना RE तो हमें पता है कितना है, 0.16। अच्छा जी कैसे निकलता है? जी तो मैंने बोला था रिटेंशन रेशियो को R से इंटू कर दो, कि पिछले साल कितना रिटेंड किया, उसको इस साल किस ग्रोथ रेट से, मतलब कंपनी कितना कमा रही है उसी रेट से इन्वेस्ट करके कमाएगी तो वो ग्रोथ क्रिएट करेगा, ठीक। हमें लेना है पहले केस में डिविडेंड पे आउट रेशियो 25%, तो रिटेंशन रेशियो कितना हो जाएगा, अगर पे आउट 25 है तो 0.75 यानी कि 75% इंटू बी का वैल्यू कितना है? सर बी का वैल्यू है 20, 15% आया ग्रोथ रेट, यही लेना है यहाँ पे ग्रोथ, तो 0.15। आप वर्किंग नोट में ये दिखाना, वर्किंग नोट में, और ये मेन सॉल्यूशन है, ठीक। ऊपर D1 लेना है, बस अब D1 पता होना चाहिए, देखो जरा पे आउट कितना लेना है? 25%। अरे सर हमें अर्निंग पता होगा तो पे आउट से इंटू कर दूंगा तो डिविडेंड निकल जाएगा ना, डिविडेंड निकालने के लिए अर्निंग में क्या इंटू करना पड़ता है? पे आउट रेशियो, पे आउट रेशियो दिया है 25%। अब अर्निंग बस पता होना जरूरी है, देखो नेट प्रॉफिट इतना है, प्रीफरेंस शेयर, प्रीफरेंस डिविडेंड घटा दोगे तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा, ठीक। 30 है अगर नेट प्रॉफिट, उसमें से प्रीफरेंस डिविडेंड कितना आएगा? 100 का 12%, 12, तो ये 18 आ जाएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है ना। ईपीएस कैसे निकलता है? तो सर डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर कर दो, 18 लाख डिवाइड बाई 3 लाख तो 6 रुपीज आएगा, ये है अर्निंग। अब 6 रुपीज का 25% कितना आएगा डिविडेंड? सर ये आएगा 1.5, ठीक है, यहाँ पे डाल दो 1.5 आ गया, ये आएगा 150 रुपया, ठीक। आंसर ये 150 होना चाहिए, थोड़ा सा 1 यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, आप 150 लिख लेना, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2.5, टैक्स घटा दोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, कितना आएगा? 2.5 में से 40% घटा दोगे तो ये आ जाएगा 1.5, यानी कि 1,50,00,000। प्रेफरेंस डिविडेंड कोई है क्या? पहले हम ना अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकाल रहे हैं, ठीक, ईपीएस निकालने के लिए। प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ नहीं है, तो इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे तो ईपीएस आ जाएगा, कितना आ जाएगा? सर ये 1,50,00,000 है और नंबर ऑफ शेयर है 50 लाख, तो डिवाइड करोगे 50 लाख, इसको भी करोड़ में, ऊपर फिगर करोड़ में है, इसको भी करोड़ में लिख लो, तो ये आ जाएगा 3।
ठीक है, 3 रुपीज। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, क्या इसी को आर ही बोल रहा हूं मैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसी को आर बोल रहा हूं मैं। तो आर और आर ई का वैल्यू तो दिया है। गॉर्डन मॉडल के अनुसार सर P इक्वल टू D1 डिवाइड बाई आर ई माइनस जी करना है। ओके, आर ई सर दिया हुआ है, कितना दिया है 0.12। जी सर, जी कैसे निकलता है, ग्रोथ रेट B इंटू आर करके। आर तो हमें पता है 15%, बी कितना होगा, बी मतलब रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो सर, अगर रिटेंशन रेशियो यहाँ दिया हुआ है 40%, 0.15 का 40%, 0.06। ठीक है, अब ये कैसे आएगा डिविडेंड, यहाँ देखो अर्निंग है 3, रिटेंशन है 40%, तो पे आउट कितना होगा, पे आउट जिसको मैं 1 माइनस बी भी बोलता हूँ सर, ये 60% होगा पे आउट। तो डिविडेंड, डिविडेंड कैसे निकलेगा, अर्निंग ले लो इंटू 60% कर दो, 1.8 आएगा। लिख दो यहाँ पे 1.8, निकालो 30 रुपीज। ठीक है, सिंपल। अगर आपको कंसेप्ट याद है आप खुद ही ब्रेक करके लिख लोगे। समझ में आया गॉर्डन मॉडल। प्राइसिंग इक्वेशन याद रखना, प्राइस गॉर्डन मॉडल के अनुसार कैसे निकलता है तो D1 डिवाइड बाई आर ई माइनस जी। जी कैसे निकलता है, तो सर जी निकलेगा B इंटू आर। रिटेंशन रेशियो में कंपनी जो न्यू इन्वेस्टमेंट में कमा रही है वो इंटू कर देंगे, तो आर ई दिया होगा क्वेश्चन में डी, ये कैसे निकलेगा सर, अर्निंग जो है ना, अर्निंग उसको पे आउट रेशियो से इंटू करके, पे आउट रेशियो को 1 माइनस बी भी बोलता हूँ, ये भी क्वेश्चन में दिया होगा पे आउट रेशियो। चलो अगला मॉडल पे आ जाओ। अगला मॉडल है एमएम मॉडल। एमएम मॉडल कहता है ना कि डिविडेंड डिसीजन इज इररिलेवेंस फॉर डिटरमाइनिंग शेयर प्राइस। शेयर प्राइस और डिविडेंड डिसीजन का कोई संबंध नहीं है। एक शेयर, कंपनी का शेयर ग्रो होगा कि नहीं, बढ़ेगा कि नहीं, ये तो कंपनी की अर्निंग एबिलिटी पे डिपेंड होनी चाहिए, कि पेइंग एबिलिटी पे डिपेंड होना चाहिए, कितना वो डिविडेंड दे रहा है, नहीं कितना वो कमा रहा है, उसकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज कैसी है, क्या उसके पास पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट है कि नहीं, इस सब चीज से डिटरमाइन होता है किसी भी कंपनी की शेयर प्राइस। तो ये कहता है डिविडेंड पॉलिसी इज इररिलेवेंट, डिविडेंड दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके कुछ एजम्पशन है एमएम मॉडल के, कि इन्वेस्टर रेशनल है, नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग मतलब पहले शेयर बेचा बाद में खरीदा। आगे आप फाइनल में शॉर्ट सेलिंग के बारे में पढ़ोगे कि शेयर शुरू में बेच के बाद में भी खरीद सकते हैं, जरूरी नहीं खरीद के फिर बेचे। ये इंपॉर्टेंट है। शेयर आर फुली डिविजिबल सिक्योरिटी, यानी कि पॉइंट्स में भी, टुकड़ों में भी शेयर खरीद सकते हैं, कंप्लीट यूनिट में खरीदने की जरूरत नहीं। ये क्यों लिखा हुआ है बताता हूँ अभी। कॉर्पोरेट डिविडेंड एंड होम मेड डिविडेंड आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, यही तो मेन मुद्दा है एमएम मॉडल का। एमएम मॉडल कहता है कि यार आपको ना डिविडेंड के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आप अपने अर्निंग एबिलिटी पे ध्यान दीजिए, शेयर प्राइस ऑटोमेटिक ग्रो होगा। बची बात डिविडेंड का, देखो जिसको डिविडेंड चाहिए होगा ना वो ऑटोमेटिक होममेड डिविडेंड क्रिएट कर देगा। होममेड डिविडेंड मतलब जो शेयर है, अगर उसको डिविडेंड के पैसे चाहिए तो क्या करेगा, उतने बराबर का शेयर बेच देगा, उतने रुपए के लिए जितना शेयर बेचना पड़ेगा उतना ही हो गया उसके पास पैसा, डिविडेंड मान लेगा वो। जिसको डिविडेंड नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या करेगा, अगर आप डिविडेंड देते भी हैं तो वो फिर से री इन्वेस्ट कर देगा शेयर में। तो इंसान खुद ही से होममेड डिविडेंड क्रिएट कर देते हैं शेयर को सेल एंड बाई करके। और जब बाई एंड सेल करेंगे सेम उतने ही अमाउंट की जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, तो शेयर तो टुकड़ों में भी हो सकता है ना। जैसे मान लो यहाँ पे डिविडेंड दिया 4,000 कंपनी ने, और उसको चाहिए था सिर्फ 3500, यानी कि 5 से एक्स्ट्रा डिविडेंड दे दिया, तो वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा डिविडेंड को इन्वेस्ट कर देगा। इन्वेस्ट करेगा तो ये तो 500 को जो नंबर, जो शेयर प्राइस है मार्केट में उतने से इन्वेस्ट करेगा, तो अगर पॉइंट में शेयर आ गए तो पॉइंट में खरीदेगा। तो यही तो हमने पढ़ा था एमएम मॉडल का एजम्पशन, कि हाँ डिविजिबल शेयर है। तो एमएम मॉडल ये कहता है कि लोग को डिविडेंड की जरूरत पड़ती है, खुद ही शेयर बेच के ले आ लेंगे, डिविडेंड ज्यादा हो रही है खुद ही शेयर में इन्वेस्ट कर देंगे उस पैसे को, आपको डिविडेंड के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक चलो एमएम मॉडल को 3 स्टेप में आपको ध्यान देना है। ठीक, पहला स्टेप P0 इजकल टू D1 प्लस P1 डिवाइड बाई 1 प्लस RE।
ये प्राइस निकालने का फॉर्मूला है। प्राइस एट प्रेजेंट इज इक्वल टू D1 एक साल बाद, यानी कि साल के एंड में जो डिविडेंड है उसका, प्लस साल के एंड में जो प्राइस हो सकता है शेयर का उसको प्रेजेंट वैल्यू करके अभी में ले आ दो, 1 प्लस RE मतलब प्रेजेंट वैल्यू में करना, तो P0 आ जाएगा। ठीक, ये एक आपको याद रखना है पहला चीज। ठीक है, याद रखना है प्राइसिंग इक्वेशन क्या है, इसके हिसाब से P0 इक्वल टू D1 प्लस P1 डिवाइड बाई 1 प्लस RE, सब चीज दिया होगा क्वेश्चन में, डरने की जरूरत नहीं। ये फॉर्मूला कैसे आया? सर हमने देखा है कि किसी भी एसेट का प्राइस निकालना हो तो उससे आने वाली बेनिफिट जितना भी है फ्यूचर में, सबका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, एसेट का प्राइस आ जाएगा। अगर शेयर का आज का प्राइस निकालना है तो D1 प्लस D2 प्लस D3, जो इतने भी जब तक इन्फिनिटिव डिविडेंड है आने वाले उस शेयर से, उन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो तो आ जाएगा शेयर प्राइस, है कि नहीं? किसी भी एसेट का प्राइस कैसे निकलता है, उससे होने वाली बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। ओके, डिविडेंड शेयर प्राइस का बेनिफिट है कि डिविडेंड आपको मिलेगा, सारे डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दोगे तो P0 आ जाएगा आज शेयर प्राइस। देखो इस फॉर्मूले में P0 के लिए डिविडेंड 1 को तो हमने प्रेजेंट किया है कि प्रेजेंट में वैल्यू पे ले आए हैं, प्लस ये देखो अगर एक साल बाद प्राइस निकालना हो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, उससे आगे जो भी बेनिफिट है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। अगर यहाँ निकालने थे अभी P0 अभी, तो एक साल और उसके आगे वाले साल का सारे का डिविडेंड ले रहे थे, एक साल बाद करना है तो उससे आगे वाले जो डिविडेंड है उन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ पे अगर प्राइस निकालना हो ना P1 मतलब साल के एंड में या एक साल बाद जो प्राइस निकालना हो, तो D2 D3 D4 उससे आगे जो यही है ना डिविडेंड, D2 D3 D4 सबका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, यानी कि P1 में ऑलरेडी ये सारे डिविडेंड कवर्ड है, अब प्लस D1 तो है ही और दोनों को प्रेजेंट वैल्यू कर दो तो ये आ जाएगा P0। समझ में आया आपको? तो ये एक आपको याद रखना है, P0 इक्वल टू D1 प्लस P1 1, D1 प्लस P1 उसका प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा कैसे, 1 प्लस RE कर दो। ठीक ये मैंने नॉलेज के लिए लिख दिया है कि वैल्यू ऑफ फर्म अगर निकालना हो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों साइड नंबर ऑफ शेयर से इंटू कर दो पहले इक्वेशन में, इसमें दोनों साइड नंबर ऑफ शेयर से इंटू कर दोगे तो ये NP0 हो जाएगा, इधर n से इंटू का तो ND1 NP1 1 बाई RE, तो इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ फर्म। नंबर ऑफ शेयर को प्राइस से इंटू कर दोगे तो टोटल फर्म का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं? पर एग्जाम में जब वैल्यू ऑफ फर्म पूछेगा तो ये थर्ड वाले मेथड से करना है। ठीक, ये मैंने नॉलेज के लिखा है कि NP0 से भी वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा या इसको इससे भी वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा, दोनों इक्वेशन है तो इक्वेशन में तो जाहिर सी बात है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर होगा, है कि नहीं? तो वैल्यू ऑफ फर्म ऐसे निकाला जा सकता है, पर आपको वैल्यू ऑफ फर्म पूछेगा तो इस वाले मेथड से करना है, थर्ड स्टेप में जो लिखा है। चलो पहले में आपको क्या याद करना है, सिर्फ इतना याद करना है सर P0 इक्वल टू D1 1 P1 1 प्लस RE। क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछेगा तो जनरली क्या पूछेगा, एक साल बाद का प्राइस P1 बताइए, तो उसके लिए याद भी तो होना चाहिए आपको। सेकेंड देखो मान लो कंपनी को नया इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए पैसे चाहिए, देखो जितना भी इन्वेस्टमेंट करना है उसमें से अपने पास जो रिटेन अर्निंग है वो घटा दो, तो बचा हुआ पैसा है वो हम शेयर नया इश्यू करके ले आएंगे, है कि नहीं? रिटेन अर्निंग कैसे निकलेगा, तो सर अर्निंग ले लीजिए और उसमें जो भी डिविडेंड हमने दिया उसको घटा दीजिए, यानी कि अर्निंग ले लीजिए टोटल कितना कमाया और डिविडेंड पर शेयर को नंबर ऑफ डिविडेंड से इंटू कर दो तो डिविडेंड आ जाएगा, पूरा डिविडेंड घटा दो तो ये रिटेन अर्निंग आ जाएगा। ठीक, इतना पैसा हमें चाहिए कि नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये पैसा आएगा कहाँ, तो नंबर ऑफ शेयर नया शेयर इशू करके, नया शेयर कितना इशू करेंगे, तो मैंने माना सर एम बी नंबर ऑफ शेयर कि नया शेयर इतना इशू करेंगे, किस रेट से करेंगे, तो सर P1 एक साल बाद का प्राइस जो है, एक्सपेक्टेड प्राइस जो है फ्यूचर का, उस रेट से करेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये इक्वेशन बनता है MP1 इज इक्वल टू M मतलब कितना नया शेयर इश्यू करना पड़ेगा, P1 एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है शेयर का, I मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना पैसा चाहिए, E मतलब अर्निंग कितना है, ये ND1 N मतलब नंबर ऑफ शेयर कितना है कंपनी का प्रेजेंट में और D1 का मतलब डिविडेंड पर शेयर कितना है, कितना डिविडेंड दे रहे हैं। ठीक तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना है सेकेंड में।
इस इक्वेशन से क्या पूछेगा आपको एग्जाम में कि बताइए नंबर ऑफ शेयर कितना इश्यू करना पड़ेगा। तो एम निकालना हो तो क्या करोगे, इसको पी को डिवाइड कर दो इसमें, ऐसे निकल जाएगा ना। एम निकालना हो, एम की वैल्यू तो ऐसे निकलेगा कि नहीं इक्वेशन को, तो एम की वैल्यू निकालने को पूछेगा। तो दूसरा आपको ये याद रखना है। थर्ड, वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालने को बोलेगा। तो सर वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालने का तो ऊपर ही आपने फॉर्मूला बता दिया है, एन इंटू पी जीरो कर दो तब भी वैल्यू ऑफ फॉर्म आ जाएगा, या फिर इससे भी आ जाएगा, एन डी वन प्लस एन पी वन डिवाइड बाई वन प्लस आर ई कर दीजिए तब भी आ जाएगा। फिर तीसरा वाला क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि तीसरे वाले से ही वैल्यू ऑफ फॉर्म एग्जाम में निकाल के आपको सॉल्यूशन देगा। तो वैल्यू ऑफ फॉर्म पूछेगा तो इससे निकालना है। नंबर ऑफ शेयर पूछेगा, न्यू शेयर, तो इससे ये फॉर्मूला है। वैल्यू ऑफ फॉर्म पूछेगा तो इस फॉर्मूले को तीसरे को यूज करना है। और ये क्यों यूज करना है, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस पूछेगा, एक्सपेक्टेड प्राइस पूछेगा तो इस फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, चलो फटाक से आ जाओ तीसरे कॉन्सेप्ट पे। क्या है सर वैल्यू ऑफ फॉर्म, मैंने लिखा है एन पी जीरो, एन पी जीरो से ही वैल्यू ऑफ फॉर्म निकलता है ना, एन इंटू पी जीरो कर दोगे तो वैल्यू ऑफ फॉर्म निकल जाएगा। वैसे आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिखोगे वैल्यू ऑफ फॉर्म इज इक्वल टू, और ये फॉर्मूला लगा दोगे। ये कैसे है फॉर्मूला, देखते हैं जरा। एन प्लस एम लिखोगे कि एन का मतलब अभी कितने शेयर है, एम का मतलब एडिशनल कितना शेयर इशू करने हैं, इंटू पी वन की एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस कितना है, तो टोटल शेयर इंटू शेयर प्राइस वैल्यू ऑफ फॉर्म आ जाएगा। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतना घटा दोगे, अब प्लस जो अर्निंग था उतना जोड़ दोगे। इन्वेस्टमेंट से उतनी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, अर्निंग जो कमाया उतने से वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो वो जोड़ दोगे, टोटल आ गया। ये सारे एक साल आगे खड़े हैं ना, साल के एंड में एक्सपेक्टेड है सारे, तो वन डिवाइड बाई आर ई कर दोगे, यानी कि उनका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दोगे। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर से डिवाइड करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल दोगे, तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फॉर्म आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आपको वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालना है। ओके, चलो एमएम मॉडल पे क्वेश्चन अभी आया नहीं है कभी एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आर एस टी लिमिटेड हैज अ कैपिटल ऑफ दिस मच, कितना कैपिटल है, 10 लाख का, और 100 रुपीज पर वैल्यू है। नंबर ऑफ शेयर, इसी को बोलता हूँ ना एन, एन। अब याद करो, देखो फॉर्मूले में कौन कौन से टर्म्स हमने यूज किया था, एन मतलब अभी कितने शेयर है, तो डिवाइड कर दोगे फेस वैल्यू से, तो 10,000 शेयर आ जाएगा। द शेयर इज करेंटली कोटेड एट पार, और उस शेयर का प्रेजेंट प्राइस जो है ना, जिसको मैं पी जीरो बोलता हूँ, वो पार पे ही है, यानी कि 100 रुपये पे ही बिक रहा है पी जीरो। तो जो फॉर्मूला था ना, पी जीरो इजकल टू डी वन प्लस पी वन डिवाइड बाई वन प्लस आर ई, पी जीरो का मतलब अभी शेयर का प्राइस कितना है, पी वन का मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस, एक साल बाद शेयर का प्राइस क्या होने वाला है, तो ये अभी शेयर प्राइस दिया है 100। कंपनी परपोजेज टू डिक्लेयर अ डिविडेंड 10 रुपीज, कंपनी कहता है कि डिविडेंड 10 रुपया देने वाले हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एट द एंड ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक। कैपिटलाइजेशन रेट फॉर रिस्क क्लास ऑफ विच कंपनी बिलोंग्स टू, यानी कि जो कैपिटलाइजेशन रेट है ना कंपनी का, इस कैटेगरी के कंपनी का, वो 12% है। पता है कैपिटलाइजेशन रेट किसको बोलते हैं, आर ई, याद करो 12%। पूछा है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकालिए एट द एंड ऑफ ईयर, यानी कि P1 निकालिए बोल रहा है, P1 निकालिए, इस फॉर्मूले में डाल देंगे P1 निकल जाएगा। इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर नॉट डिक्लेयर, यानी कि डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ तो डिविडेंड जीरो लेके P1 निकालिए, यानी कि एक बार डिविडेंड की वैल्यू जीरो लेके P1 निकालिए। दूसरा डिविडेंड इज डिक्लेयर, तो दूसरे केस में डिविडेंड का वैल्यू कितना है, 10 रुपीज ना, 10 रुपीज लेके P1 निकालिए। चलो पहले दो निकाल लेते हैं। सर हमने पढ़ा था पी जीरो इजकल टू डी वन प्लस पी वन, पी जीरो दिया है 100, पहले केस में लेना है डिविडेंड नॉट डिक्लेयर, यानी कि डिविडेंड दिया ही नहीं, डिविडेंड जीरो लेना है, प्लस P1 तो हमें निकालना ही है, P1 का मतलब ही होता है ना मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ पीरियड, और आर ई कितना है 12%, 1 प्लस आर ई 1.12 आ जाएगा। सर P1 हो गया 112 रुपया फर्स्ट केस में, ठीक है। सेकेंड केस में बताओ, डिविडेंड अगर डिक्लेयर हुआ यानी कि D इज इक्वल टू 10 लोगे तो क्या आएगा, सर
इसी केस में अगर हम वैल्यू फिर से पुट करें 100 इज इक्वल टू 10 प्लस P1 डिवाइड बाई 1.12, तो सर P1 की वैल्यू आ जाएगा 102 रुपया। ये इंटू करोगे 112 आएगा, 10 घटा दोगे 102 रुपया। सर इसका आंसर आएगा 102। थर्ड जो देखो थर्ड अच्छा मैंने मिटो क्यों दिया यार। P0 इजक्वल टू 100 यही था ना, और R इजक्वल टू 12%। थर्ड, एज्यूम दैट द कंपनी पेज डिविडेंड, डिविडेंड दे रही है कंपनी, ठीक है। डिविडेंड कितना है तो सर 10 रुपीज है। नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी, इसको अर्निंग बोलते हैं ना, 5 लाख। एंड न्यू इन्वेस्टमेंट, पता है इसको आई में बोल रहा था अपने कंसेप्ट में पढ़ाते टाइम, इन्वेस्टमेंट 10 लाख। हाउ मेनी न्यू शेयर मस्ट बी इश्यूड, इसको मैं एम बोला था, याद करो। 3 स्टेप में पढ़ाया था। पहले स्टेप में एक्सपेक्टेड प्राइस निकालने का फॉर्मूला P0 वाला, दूसरे स्टेप में एम निकालने का फॉर्मूला न्यू शेयर, थर्ड स्टेप में वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का फॉर्मूला। बोल रहा है न्यू शेयर मस्ट बी इश्यूड, एम का वैल्यू बताइए है ना। यूज MM मॉडल ऐसे भी ये डेटा जो दिया है MM मॉडल का ही दिया है। सॉरी थोड़ी तबीयत खराब है, आप लोग एडजस्ट कर लो। MP1 इज इक्वल टू आई माइनस ई इंटू ND1, या फिर ND लिख दो सिंपली। देखो M का वैल्यू निकालना है। P1 कंपनी क्या दे रही है, मान लीजिए डिविडेंड दे रही है। कंपनी अगर डिविडेंड दे रही थी तो क्या आंसर निकला था सेकेंड केस में, 102 रुपया निकला था शेयर प्राइस P1 का, 102 रुपया। इन्वेस्टमेंट कितना करना है 10 लाख, अर्निंग कितना है 5 लाख, डिविडेंड कितना है सर एन का वैल्यू है 10,000, डी डिविडेंड दे रहे हैं 10 रुपया, 10,000 इंटू 10 रुपया कितना होगा सर 1 लाख। बताओ 5 लाख में से 1 लाख घटा 4 लाख, और 10 लाख में से 4 लाख घट गया तो कितना हुआ 6 लाख। एम इंटू 102, सर एम का वैल्यू कितना आएगा 6 लाख डिवाइड बाई 102, यानी कितनी शेयर इश्यू करनी पड़ेगी 5882.35, 58 चलो ठीक है। MM मॉडल सिंपल है। देखो अगर MM मॉडल में शेयर अगर पॉइंट्स में आए तो आप पॉइंट्स में लिखना। क्यों, MM मॉडल का तो एजम्पशन ही है कि शेयर डिविजिबल है, पॉइंट्स में आ सकते हैं, पॉइंट में खरीद भी सकते हैं, पॉइंट में बेच भी सकते हैं। अगला जो मॉडल है लिंटर मॉडल, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। इस पे क्वेश्चन क्या होगा, सब चीज दिया होगा, C का वैल्यू निकालने को बोलेगा और क्वेश्चन में पूछेगा भी नहीं। लिंटर मॉडल कहता है ना डिविडेंड दीजिए या नहीं दीजिए, मैं ये तो नहीं कह रहा, पर आप स्टेबल डिविडेंड दो। अगर डिविडेंड दे ही रहे हो तो स्टेबिलिटी जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक बार डिविडेंड आप 2 रुपीज पर शेयर दे रहे हो, अगली बार डिविडेंड 10 रुपीज पर शेयर दे रहे हो, अगली बार डिविडेंड ही नहीं दे रहे हो, उसके बाद फिर उसके बाद दे रहे हो 20 रुपीज पर शेयर। दिस इज नॉट गुड। एक स्टेबल अर्निंग होना जरूरी है, इसलिए स्टेबल डिविडेंड दो। ठीक, स्पेशल डिविडेंड, स्टेबल डिविडेंड कैसे देंगे। अब कहता है कि देखो अर्निंग तो फिक्स नहीं है, कभी ज्यादा कमाओगे कभी कम, पर डिविडेंड तो फिक्स देना है तुमको, तो पे आउट रेशियो को चेंज करते रहो। ठीक, एक स्मूथनिंग फैक्टर यूज करो। स्मूथनिंग फैक्टर मतलब ऐसा रेशियो, ऐसा पॉइंट जो ऑटोमेटिक आपकी डिविडेंड को स्टेबल कर दे। देखो ये इक्वेशन कैसे बना है, दिस इज इस साल का डिविडेंड, पिछले साल का डिविडेंड, सी मतलब स्मूथनिंग फैक्टर, ये पिछले साल का डिविडेंड, इस साल की अर्निंग और इस साल का ये पे आउट रेशियो। सारा चीज अगर डाल दोगे क्वेश्चन में तो ऑटोमेटिक सी का वैल्यू आ जाएगा। बना कैसे है कि सर इस साल की अर्निंग में ऐसा पे आउट रेशियो इंटू करिए कि इस साल का जो डिविडेंड होगा और पिछले साल का डिविडेंड होगा, जिसका जो चेंज है उसमें एक स्मूथनिंग फैक्टर इंटू होने के बाद
इनटू होने के बाद एक ऐसा डिविडेंड क्रिएट होगा जो इस साल और पिछले साल का डिविडेंड का डिफरेंस आना चाहिए, उतना ही आए। ठीक है, तो यही बोलता है कि एक स्मूथनिंग फैक्टर को यूज करना जरूरी है जिससे डिविडेंड में स्टेबिलिटी है और एक स्टेबल डिविडेंड हो। अगर अर्निंग ज्यादा है तो पे आउट कम होनी चाहिए कि डिविडेंड स्टेबल आए, अर्निंग कम है तो पे आउट ज्यादा कर दो कि एक स्टेबल डिविडेंड क्रिएट होके आए। यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी मैंने दिया हुआ है, एक सॉरी एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है, देख लेना, इस पे कोई क्वेश्चन आता नहीं है। चलो सॉरी, अब अपना आते हैं। देखो ये कंप्लीटली थ्योरी को सॉरी कंप्लीटली थ्योरी पोर्शन है, थोड़ा देर भी ज्यादा बोल देता हूँ ना, बहुत खांसी आ जाता है। रेसिडुअल टॉपिक देखते हैं। रेसिडुअल टॉपिक में टॉपिक तो कवर्ड है आपके बुक में, पर क्वेश्चन नहीं है इसके रिगार्डिंग। क्वेश्चन मैंने अपने बुक में दिया हुआ है, पर आपको क्वेश्चन उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, पर मेरा मानना है कि कभी ना कभी इसमें से क्वेश्चन आ ही जाएगा एग्जाम में। थोड़ा बहुत स्कैनिंग करने में क्या है, देखो राइट शेयर, राइट शेयर में क्या निकालना है आपको कि एक एग्जांपल देखो, ये है कम राइट प्राइस, यानी कि राइट शेयर देखो, मान लो स्टेट को राइट शेयर इश्यू हुआ, उससे पहले जो प्राइस होता है ना राइट शेयर इश्यू होने से पहले, उसको बोलते हैं कम राइट, यानी कि राइट का वैल्यू उसमें इंक्लूड है। ये शेयर प्राइस था। राइट एक ऑफर प्राइस पे या एक्साइज प्राइस पे इश्यू होता है, और उसके बाद जो शेयर प्राइस होता है ना उसको बोलते हैं एक्स राइट प्राइस। ठीक है, तो एक्स राइट प्राइस यानी कि शेयर राइट शेयर इश्यू होने के बाद प्राइस कैसे निकलेगा, एक्स राइट प्राइस क्या होना चाहिए, प्राइस वो निकलेगा। यहाँ पे देखो राइट का रेशियो दिया है 1:3, यानी कि 3 शेयर होगा आपके पास तो एक शेयर आपको खरीदने को राइट मिलेगा। किस रेट से, तो ये रहा ना 80 रुपीज जो है ना राइट सब्सक्रिप्शन प्राइस, जिसको ई में बोल रहा हूँ 80 रुपीज, तो एक्स राइट प्राइस यानी कि राइट शेयर इश्यू होने के बाद प्राइस क्या होगा मार्केट में, वो कैसे निकलेगा, तो सिंपल वेटेड एवरेज ऑफ ये और जो 80 रुपये में आपको शेयर मिला वो, उसका वेटेड एवरेज ले लो। कैसे, देखो 80 रुपये में एक शेयर मिली, प्लस आपके पास ऑलरेडी 3 शेयर थे तभी तो एक मिला, इंटू 3 शेयर का प्राइस क्या था पहले, पीसी कम राइट प्राइस 200, वेटेड एवरेज बस कर रहे हैं, इंटू कर दो और डिवाइड बाई 1+3, अब टोटल नंबर ऑफ शेयर 4 हो गए ना, तो ये आ गया। यानी कि ये कितना आएगा सर, मार्केट में राइट इश्यू होने के बाद शेयर 170 रुपये में बिकेगा 170। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, कोई पूछेगा वैल्यू ऑफ राइट, तो वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला है पीई माइनस ई। पीई का वैल्यू कितना है 170, ई का वैल्यू कितना है 80, ये रहा ना ई, इसी को ई बोलते हैं। कितने में आपको राइट मिला, ठीक, तो ये 90 रुपया। इसका मतलब आपको राइट की वजह से 90 रुपये का फायदा हुआ है कि नहीं। शेयर 170 का था, राइट इश्यू होने के बाद शेयर 170 का हो गया, पर आपको मिला कितने में 80 रुपीज में, तो इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ राइट। और एक होता है वैल्यू ऑफ राइट फॉर हैविंग 1 शेयर, ये कैसे निकलेगा, तो ये रहा फॉर्मूला पी माइनस ई। पी कितना है हमारे केस में 170, वेटेड एवरेज, ई कितना है 80, एन कितना है, एन का मतलब आपके पास कितना शेयर था, 3 शेयर था, नंबर ऑफ शेयर n+1 या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो पीसी माइनस ई डिवाइड बाई n+1, दोनों केस से आ जाएगा फॉर हैविंग 1 शेयर। अगर इस केस में हम निकाले इसमें डाल के, तो क्या वैल्यू आएगा पी का 170 माइनस ई का 80 डिवाइड बाई n3, यानी कि सर 90 डिवाइड बाई 3 30। 90 रुपये का फायदा हुआ था आपको। 90 रुपये का फायदा कैसे हुआ था, 170 का चीज आपको 80 में मिला था, 90 रुपीज का फायदा। देखो 90 रुपये का जो फायदा हुआ था ना वो 3 शेयर होने की वजह से हुआ था। 3 शेयर था तभी तो आपको एक राइट शेयर मिला, तो 3 शेयर होने की वजह से वैल्यू ऑफ राइट कितना है, आपको राइट की वजह से कितना फायदा मिला 90, पर एक शेयर होने की वजह से कितना फायदा मिला, सिर्फ 30 रुपीज, वही निकाला है यहाँ पे 30 रुपीज। इसी को बोलते हैं फॉर हैविंग 1 शेयर, वैल्यू ऑफ राइट फॉर हैविंग 1 शेयर, ये फॉर्मूला लगा देना। देखो एग्जाम में आपको ई का वैल्यू दिया होगा, पीसी का वैल्यू दिया होगा, एन का भी वैल्यू दिया होगा, पी आप निकाल सकते हैं वेटेड एवरेज करके, फिर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक, ये तो था थ्योरेटिकल कंसेप्ट। जो मेन आपको रियल मार्केट से रिलेटेड कंसेप्ट है दैट इज ये। अब यहाँ पे आते देखो सॉरी,
राइट शेयर जब भी अनाउंस होता है ना, तो अगर आप राइट परचेज करते हैं तब भी आपके वेल्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट को रिनाउंस करते हैं तब भी आपके वेल्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आप राइट को ना रिनाउंस करते हैं ना परचेज करते हैं, तब आपकी वेल्थ में डिक्रीज हो जाती है। कैसे? अगर आप देखो, पहले मान लो आपके पास 300 शेयर था, तो 300 शेयर 200 के रेट से चल रहे थे, 60,000 का आपके पास वेल्थ था, है कि नहीं? अगर आप राइट को पहले केस में मानता हूं कि आप राइट खरीदते हैं, तो हो क्या जाएगा, आपका 4 से शेयर हो जाएगा, मार्केट में क्या रेट चल रहा है 170 हो जाएगा राइट के बाद, तो ये इतना आ गया, ठीक है। आपके पास 68,000 का वैल्यू है, लेकिन आपने कुछ पैसे भी तो पे करे, वो जो 100 शेयर के लिए 80 रुपीज पे करे पर शेयर, ये घटाने के बाद 60 आपका वैल्यू आया कि नहीं? तो यानी कि राइट शेयर जब भी इशू होता है, अगर आप राइट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके वेल्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। राइट को रिनाउंस करते हैं तब भी वेल्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? रिनाउंस करने से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी कि आपको पैसे मिलते हैं। देखो, राइट रिनाउंस करोगे तो आपके पास 300 ही शेयर बचेंगे इस रेट से, तो आपकी वैल्यू घट गई। लेकिन वो जो राइट रिनाउंस कर दिया आपने, राइट किसी को बेच दिया, तो वहां से भी तो पैसा आएगा, तो वहां से जो पैसा आएगा 90 रुपीज इंटू 100, 100 शेयर का राइट दे रहे हो आप, है कि नहीं? 300 शेयर है तो 100 शेयर खरीद सकता है ना वो इंसान, तो 9000 आएगा। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हैविंग 1 शेयर के लिए हमने क्या निकाला था, 30 रुपीज ना, एक शेयर होने की वजह से 30 रुपीज आपको फायदा मिल रहा है, तो 300 शेयर होने की वजह ऐसे भी निकाल सकते हो 9000, ठीक। और दोनों को जोड़ दोगे तब भी 60,000। पर अगर आपने कुछ एक्शन नहीं लिया, ना राइट को रिनाउंस किया ना राइट खरीदा, तो आपकी वेल्थ में थोड़ी सी गिरावट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि राइट शेयर के बाद तो प्राइस गिर जाता है ना, राइट शेयर के बाद तो मार्केट में प्राइस गिर जाता है, तो आपके पास शेयर उतना ही होगा, प्राइस गिर गया तो लॉस ऑफ वेल्थ ठीक। वैसे ही अगला कॉन्सेप्ट है बोनस शेयर स्टॉक स्प्लिट या रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट मतलब स्टॉक को टुकड़ों में तोड़ देना, एक स्टॉक को 10 शेयर में ब्रेक कर देना, एक शेयर को। रिवर्स स्प्लिट मतलब कंसोलिडेट करना, 10 शेयर को एक शेयर बना देना, ठीक। देखो, इन सब चीजों से वेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? जब बोनस शेयर इश्यू होते हैं ना, मान लो आपके पास शेयर था, बोनस इश्यू हुआ 1:1, आपका शेयर 2 गुना हो गया, एक शेयर था एक और कंपनी दे दी, तो बोनस शेयर इश्यू होने के बाद शेयर प्राइस भी गिर जाता है, ठीक है। और ऐसे थ्योरेटिकली, एग्जैक्टली थ्योरेटिकली कोई वेल्थ में फर्क नहीं पड़नी चाहिए, पर रियल मार्केट में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। जैसे रिलायंस ने बोनस, जब उसका 1600 प्राइस था शेयर का, तब बोनस शेयर इशू किया था। अब जिसको बोनस शेयर में एक और शेयर मिले, पर प्राइस मार्केट में गिर के कितना हो गया था, 800 के आसपास, तो बोनस शेयर से शेयर स्प्लिट से, शेयर स्प्लिट का एग्जांपल ले लो, आइचर मोटर ने जब 22,000 के आसपास शेयर प्राइस था, तो एक शेयर को 10 टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक, शेयर स्प्लिट कर दिया, तो उसकी प्राइस भी मार्केट में गिर के कितनी हो गई थी, 2200 के आसपास, 10 गुना शेयर का प्राइस गिर गया था। तो इन सब चीजों से शेयर प्राइस पे, वेल्थ पे इंसान के कोई फर्क नहीं पड़ता शॉर्ट रन में, ठीक। हल्का सा प्राइस वेरिएशन होता है। हाँ, बस ये सब क्या होते हैं कि ये सब चीज जो गुड न्यूज है, ये सब जो न्यूज है इंसान के लिए, थोड़ा सा शेयर को पॉपुलर ट्रेडिंग जोन में रखते हैं कि शेयर की ट्रेडिंग बढ़ जाती है, शेयर में वोलेटिलिटी आ जाती है, ठीक। चलो, ये राइट शेयर बोनस शेयर वगैरह आपके लिए बुक में था तो मैं थोड़ा समझा दिया। वैसे आपको मॉडल बस याद करना है और मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने हैं जो थ्योरीज हमने पढ़े, ठीक है।